नमस्कार। द स्टडी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि द स्टडी संस्थान यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस परीक्षा के लिए नए नए इनिशिएटिव लाता रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा नया प्रोग्राम करंट अफेयर्स दिस वीक के तहत हम यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों को साप्ताहिक रूप से कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। सर्वप्रथम हम देखेंगे ओजोन परत। हाल ही में अमेरिका में स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं के अनुसार जंगल में लगने वाली आग और निकलने वाले धुएं के कारण पृथ्वी के ओजोन परत के रिकवरी की प्रक्रिया धीमी हुई है और इसे वर्तमान स्थिति को भी काफी खराब किया है। ओजोन परत मुख्य रूप से स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के मध्य में पाई जाती है। इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। पृथ्वी से यह लगभग 10 से 30 किलोमीटर के बीच में अवस्थित है। इसकी महत्ता को देखते हुए 16 सितंबर को इंटरनेशनल ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण के रूप में अवस्थित है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को बचाने वाला एक सुरक्षात्मक गैसीय आवरण है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों और दक्षिणी गोलार्ध के मध्य अक्षांश में स्थित जंगलों में लगने वाली आग के कारण ओजोन परत के आवरण में 3 से 5% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। ओजोन परत न केवल मानवों के लिए अपितु पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीव जगत के लिए एक अहम घटक है, जिसके क्षय के कारण हमें अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सर्वप्रथम ओजोन परत के क्षरण की वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकती हैं, जिसके कारण मनुष्यों को त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र की कमजोरी, श्वसन रोग, अल्सर, अन्य बीमारियां भी हमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए जानते हैं कि जंगलों में लगने वाली आग का मुख्य कारण क्या है। सूखी घास। विभिन्न महाद्वीपों पर उनकी जलवायु और ठंडी महासागरीय धाराओं के कारण हमें व्यापक क्षेत्रों के अंतर्गत सूखी घास देखने को मिलती है। सूखी घास में आग लगने का मुख्य कारण प्राकृतिक तौर पर बिजली और मानवीय कारकों के अंतर्गत मानवीय गतिविधियां शामिल हैं। इसके दूसरे कारक के रूप में एनिमलिया जगत के टीनोफोरा संघ के जुगनू अर्थात जिसे जैव संदिग्ध कहा जाता है कीट को माना गया है। वहीं एक अन्य कारक के रूप में जंगल में उपस्थित सूखे पेड़ों के आपस में रगड़ के कारण, पेड़ों की किसी पत्थर से रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाले स्पार्क इन आग का मुख्य कारण माने गए हैं। आग के कारण होने वाले प्रदूषण और ओजोन परत के क्षरण के बचाव के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत सूखी घास को हटाना, कृत्रिम वर्षा और कीटनाशकों का प्रयोग शामिल है। परंतु इसके विपरीत भी हमें एक अन्य प्रकार के कारक देखने को मिले हैं। सर्वप्रथम सूखी घास को हटाने के लिए सरकार को व्यापक श्रम और धन की आवश्यकता होगी, क्योंकि बड़े जंगलों का अनियमित विस्तार मानवीय हस्तक्षेप एक बड़ी समस्या के रूप में उभर सकता है। वहीं दूसरी ओर कृत्रिम वर्षा सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ को बढ़ा सकती है और कीटनाशकों का प्रयोग जंगलों में जैव विविधता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर सकता है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है यूरेशियन उदबिलाव। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी की सहायक नीरू धारा के प्रदूषित होने की खबरें निरंतर चर्चा का विषय बनी हुई थी। तो हाल ही में नीरू धारा के पास हमें 3 यूरेशियन उदबिलाव देखने को मिले हैं। उदबिलाव एक अर्धजलीय और स्तनधारी जीव है, जो जल और स्थल दोनों में रहने में सक्षम होते हैं। यह एक मांसाहारी प्रजाति है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर उदबिलाव यूरोप, एशिया, अफ्रीका महाद्वीपों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। यूरेशियन उदबिलाव, जिसे वैज्ञानिक रूप में लुट्रा कहा जाता है, मानव बस्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं। इन्हें मुख्य उच्च गुणवत्ता वाले जलीय आवासों के संकेतक के रूप में माना गया है। ये साफ जल में रहना पसंद करते हैं और इनकी उपस्थिति ने नीरू नदी के सूखने और प्रदूषण जैसे संदेह को समाप्त कर दिया है। इन्हें एक फ्लैगशिप प्रजाति के रूप में जाना जाता है। फ्लैगशिप प्रजाति से अभिप्राय एक पर्यावरणीय कारक का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रजाति है। जैसा कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जिसे संरक्षण की आवश्यकता है, इन प्रजातियों को बड़े पैमाने पर जनता से समर्थन और स्वीकृति की आवश्यकता होती है, जो इनकी भेद्यता, आकर्षण एवं विशिष्टता के कारण इन्हें चुनने में सहायता करती है। फ्लैगशिप प्रजाति यूरेशियन उदबिलाव आईयूसीएन की रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त श्रेणी के रूप में शामिल है। साइट्स के यह परिशिष्ट वन में शामिल है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित किया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यह अनुसूची 2 में शामिल है,
जिसमें वन्य जीवों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ इनके शिकार पर उच्च दंड निर्धारित किए गए हैं। यूरोप और एशिया में इनकी आबादी हाल के वर्षों में भोजन निवास के स्थान के नुकसान, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण घट रही है। तो चलिए देखते हैं चिनाब नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चिनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी भाग में प्रवाहित होती है। यह हिमाचल के तांडी में चंद्र और भागा नदी के सम्मेलन के पश्चात चिनाब नदी का नाम ग्रहण करती है। चंद्रभागा के नाम से ही इसे जाना जाता है और यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। चिनाब नदी की सहायक नदियों के अंतर्गत म्यार नाला, सोहल, थिरोट, भुट नाला, मारूसुदर और लिदाद्री शामिल है। मारूसुदर को चिनाब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है, जो भंडालकोट में चिनाब से जुड़ती है। कलनई, नीरू, बिचलेरी, राघी, किशतवाड़ और अखनूर क्षेत्र चिनाब के प्रवाह क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल हैं। तेजी से मानव जनसंख्या प्रवाह, बुनियादी ढांचे के विस्तार और प्रदूषण ने नीरू धारा के जल और आकृति विज्ञान को बदल दिया है, जिससे उद्बिलव आबादी प्रभावित हुई है। नीरू धारा 30 किलोमीटर लंबी 12 धारा है, जो औसत समुद्र तल से 3900 किलोमीटर ऊपर कैलाश झील से निकलती है और पुल डोडना में चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है एनजीओ और विदेशी फंड। हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा संसद को सूचित किया गया कि भारतीय गैर सरकारी संगठनों को पिछले 3 वर्षों के अंतर्गत 55,439 करोड़ रुपए का विदेशी धन प्राप्त हुआ है। विदेशी फंड प्राप्त करने वाले सर्वाधिक एनजीओ के अंतर्गत दिल्ली के एनजीओ शामिल हैं, जिन्हें एफसीआरए के तहत लाइसेंस प्राप्त है। तो चलिए जानते हैं कि भारतीय गैर सरकारी संगठन क्या है। गैर सरकारी संगठन बिना किसी सरकारी भागीदारी या प्रतिनिधित्व के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के हक की लड़ाई में सहयोग प्रदान करते हैं। देश में कुल 16,383 एनजीओ हैं, जिन्हें एफसीआरए के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है। गैर सरकारी संगठन से अभिप्राय जो बिना किसी सरकारी भागीदारी या प्रतिनिधित्व के साथ प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए विधिवत गैर सरकारी संगठनों को संदर्भित करने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए हैं। ये एनजीओ समाज में लोगों को उनके कानूनी अधिकार के हक की लड़ाई में सहयोग देते हैं और सरकारी संगठन, मंत्रालय, विभाग, एजेंसी और अधिकृत कार्यालयों को उनके उद्देश्यों, नीति नियमों, कार्यक्रम, योजना आदि को पूरा करने में सहयोग करते हैं। विगत वर्षों के आधार पर वित्त वर्ष 2019-20 में देश भर में एनजीओ को 16,306.04 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2020-21 में 17,058.64 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2021-22 में 22,085.10 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। विदेशी अंशदान अधिनियम एफसीआरए क्या है? इस अधिनियम की धारा के अनुसार केंद्र सरकार किसी भी एनजीओ को राजनीतिक प्रकृति का घोषित कर सकता है और विदेशों से मिलने वाले दान अथवा चंदे के इस्तेमाल पर भी रोक लगा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति या एनजीओ को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक माना गया है। विदेशी धन की प्राप्ति के लिए प्रत्येक एनजीओ के पास एक बैंक खाता होना आवश्यक है और धन का प्रयोग भी एनजीओ के द्वारा केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जिस उद्देश्य के लिए उस धन को प्राप्त किया गया है। वर्ष 2010 में विदेशी धन के उपयोग पर कानून को मजबूत करने हेतु संशोधन किया गया था और इसके अलावा 2020 में भी कानून में पुनः संशोधन किया गया, जिससे सरकार को गैर सरकारी संगठनों के द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग पर सख्त नियंत्रण की और जांच करने की शक्ति प्रदान की गई। गृह मंत्रालय के द्वारा किसी संगठन की गतिविधियों पर संदेह होने पर 180 दिनों के भीतर एफसीए लाइसेंस निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है। निलंबन के दौरान किसी भी एनजीओ के द्वारा विदेशी चंदा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता और साथ ही सरकार की मंजूरी के बिना वह अपने बैंक खाते में जमा 25% से अधिक रकम का इस्तेमाल करने में भी सक्षम नहीं होता है। किसी व्यक्ति को विदेशों में अपने रिश्तेदारों से सालाना 10 लाख रुपए तक धन प्राप्त करने की अनुमति सरकार से लेनी होती है, परंतु यदि राशि 10 लाख से अधिक होती है तो उसे 90 दिनों के भीतर सरकार को सूचित करना आवश्यक होता है। किसी व्यक्ति और गैर सरकारी संगठनों को धन प्राप्त करने के लिए एफसीआरए के तहत पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन हेतु 45 दिनों का समय दिया गया है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है नानक शाही संवत 555। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा नानक शाही संवत 555 के प्रारंभ होने पर सिख समुदाय को बधाई दी गई। तो चलिए जानते हैं कि नानक शाही संवत क्या है। नानक शाही संवत 555 एक कैलेंडर प्रणाली है
जिसे 2003 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के द्वारा जारी किया गया था। इसका नाम सिख धर्म के संरक्षक गुरु नानक देव जी के नाम पर उनकी 500वीं जयंती पर रखा गया था। यह सिख धर्म में उपयोग किया जाने वाला एक उष्णकटिबंधीय सौर कैलेंडर है। नानक शाही कैलेंडर का उपयोग दुनिया भर में सिखों के द्वारा सिख कैलेंडर में महत्वपूर्ण तिथियों और त्योहारों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है, जिसमें 10 सिख गुरुओं की जयंती, गुरु अर्जन देव की शहादत और खालसा पंथ की स्थापना की वर्षगांठ शामिल है। सिखों के 10 सिख गुरुओं के अंतर्गत गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद सिंह, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह शामिल हैं। यह 12 माह अर्थात 12 महीने पर आधारित है, जो सिख गुरुओं के द्वारा रचित एक रचना है, जो वर्ष के 12 महीने के चक्र में प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाती है। वर्ष की शुरुआत चैत के महीने से होती है, जो 1 से 14 मार्च के बीच में शुरू होता है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है पीएम मित्र योजना। कपड़ा मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री योजना के कार्यान्वयन हेतु नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के स्थानों का चयन किया गया है। तो चलिए जानते हैं पीएम मित्र योजना के बारे में। हालिया बजट वर्ष 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। इसके अंतर्गत पीएम मित्र पार्कों की स्थापना का प्रावधान रखा गया है, जिनकी स्थापना 2026-27 तक पूरी की जाएगी और इनके लिए 4,445 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में एक विशेष प्रायोजन वाहन द्वारा विकसित किया जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड से अभिप्राय किसी भी परियोजना के लिए सरकार या उसकी किसी वैधानिक संस्था और निजी क्षेत्र के बीच हुआ लंबी अवधि का कोई समझौता है। इस समझौते के तहत शुल्क लेकर ढांचागत सेवा प्रदान की जाती है और इसमें आमतौर पर दोनों पक्ष मिलकर एक स्पेशल पर्पज व्हीकल गठित करते हैं। इसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास होता है। प्रत्येक मित्र पार्क में एक इंक्यूबेटर सेंटर, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस और एक कॉमन इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी। कपड़ा उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक स्थान पर सामूहिक रूप से मौजूद रहने और कपड़ा मूल्य श्रृंखला की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। 2030 तक उत्पादन में इसके अंतर्गत $250 बिलियन और कपड़ा परिधान और संबंधित उत्पादकों के निर्यात में $100 बिलियन का आर्थिक मूल्य प्राप्त करना। कपड़ा उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक स्थान पर सामूहिक रूप से मौजूद रहने और कपड़ा मूल्य श्रृंखला की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना है। 2030 तक इस योजना के तहत उत्पादन में $250 बिलियन और कपड़ा परिधान और संबंधित उत्पादकों के निर्यात में $100 बिलियन का आर्थिक मूल्य प्राप्त करना है तथा इसे प्राप्त करने योग्य बनाना है। प्लग एंड प्ले के तहत प्री फैब्रिकेटेड शेड का निर्माण किया जाता है, जिसके अंतर्गत विदाउट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत फ्रीली मशीनों का प्रयोग किया जाता है और इस तरह की फैक्ट्री का प्रयोग लघु उद्योगों के अंतर व्यापक रूप से देखने को मिला है। पीएम मित्र योजना 5F दृष्टि से प्रेरित है, जो फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन पर आधारित है। यह एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के दृष्टिकोण को पूरा करने और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की आकांक्षा रखता है। तो चलिए जानते हैं कि पीएम मित्र पार्क क्या है। पीएम मित्र पार्क एक स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। इस योजना में समयबद्ध तरीके से तेजी से कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का लाभ उठाने के लिए यह परिकल्पना की स्थापना की गई है। पीएम मित्र पार्कों के लिए स्थलों का चयन ऑब्जेक्टिव मानदंड के आधार पर एक चुनौती पद्धति द्वारा किया जाएगा। एक स्थान पर एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला उद्योग की रसद लागत को कम करेगी और प्रति पार्क 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने के अवसर प्रदान करेगी। हमारी नेक्स्ट न्यूज है रैकून डॉग। चीन के वुहान में हुआनन सी फूड मार्केट से एकत्र किए गए आनुवंशिक डेटा के एक नए विश्लेषण के आधार पर कोरोना वायरस का संबंध रैकून डॉग से जोड़ा गया है। इन नवीन निष्कर्षों के अनुमान के आधार पर कोविड पॉजिटिव नमूने रैकून डॉग के डीएनए से समृद्ध हैं, परंतु यह साबित करना मुश्किल है कि यह जानवर या अन्य कोई जानवर महामारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार है।
तो चलिए जानते हैं रैकून डॉग के बारे में। रैकून डॉग न तो डॉग प्रजाति से संबंधित है और न ही रैकून प्रजाति से। यह कैनिड परिवार से संबंधित है। रैकून डॉग मूल रूप से पूर्वी एशिया से संबंधित है, जहां चीन, कोरिया, जापान के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं और इन्हें यहाँ पर तनुकी के नाम से जाना जाता है। इनका फर के कारण इनका व्यापक शिकार किया जाता है। स्लेट के अनुसार रैकून डॉग की 2 प्रजातियां हैं, जिसके अंतर्गत सामान्य रैकून डॉग और विवरिनस जापानी रैकून डॉग शामिल हैं। इस जानवर का मोटा कोट, भूरे तन और काले बालों का मिश्रण होता है। इसकी एक काली पूंछ और कंधों पर काली रंग की 2 पट्टियां पाई जाती हैं। सामान्य रैकून डॉग, जिसे जापानी रैकून डॉग से अलग करने के लिए चीनी या एशियाई रैकून डॉग के नाम से जाना जाता है। जापानी रैकून पूर्वी एशिया का एक छोटा, भारी भरकम लोमड़ी जैसा दिखाई देने वाला कैनिड जीव है। यह पेड़ों पर चढ़ने की कला और सर्दियों में हाइबरनेटिंग के लिए कैनिड परिवार से संबंधित एक प्रमुख प्रजाति है। हाइबरनेटिंग से अभिप्राय निद्रा की अवस्था में जाने से है। यह जीव सर्दियों के मौसम में निद्रा की अवस्था में चला जाता है। जापानी रैकून डॉग मूल रूप से जापानी जीनस का एकमात्र जीवित सदस्य है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार यह जीव सर्वाहारी होते हैं, जो कृंतकों और जामुन जैसे खाद्य स्रोतों को पसंद करते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें एवं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।